Hello everyone. Welcome to second part of life processes respiratory system. तो हमने अभी पिछले पार्ट के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस को करते हैं. अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच दैट पार्ट. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहाँ हम इसके सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ये ऐसा सिस्टम है जो हमें इनहेल कर कर ऑक्सीजन दे रहा है. वो आपकी ब्लड के साथ आपकी सेल्स पे जा रहा है, वहां जाके वो एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है और जो CO2 रिलीज हो रही है वो वापस आ रही है और हम उसको एक्सेल आउट कर रहे हैं. ये टॉपिक हम ऑलरेडी इसके पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से रेस्पिरेशन का मेजर एक मैकेनिज्म है. ठीक है, तो अब हम इसके पार्ट्स को देख लेते हैं. तो जब हम इसके सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं, सांस लेना, इनहेलिंग, तो वहां पे हमें हमारा नोज है जिसमें जो 2 होल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स. सो बाय यूजिंग द नॉस्ट्रिल्स वी इनहेल, वी टेक इन द एयर इन आवर सिस्टम. अब आपके नॉस्ट्रिल में ना 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं. जो पहली चीज प्रेजेंट है दैट इज फाइन हेयर, छोटे छोटे से बाल होते हैं. एंड सेकेंड इज म्यूकस, जो एक जेली लाइक मटेरियल आपके नोज में होता है उसे म्यूकस बोलते हैं. इन दोनों का काम क्या है? तो जब हम इनहेल करते हैं तो उस इनहेलिंग के साथ बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स आपकी नाक के अंदर एंटर कर सकते हैं. इनका काम होता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स इस म्यूकस के साथ ही चिपक जाएं और हेयर पार्टिकल्स उन्हें रोक दें और वो आपके अंदर लंग्स तक जाके कोई इंफेक्शन कॉज ना कर सके. सो दिस इज व्हाई द हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इन योर नॉस्ट्रल रीजन. अब हम नॉस्ट्रल से पीछे की तरफ अगर जाएंगे, ये पोर्शन हम बाहर से नहीं देख सकते, यहाँ पीछे खाली रीजन होता है. आप डायग्राम में इसकी लेबलिंग देख सकते हैं. इसको नेजल पैसेज बोलते हैं. पैसेज का मतलब हम जानते हैं रास्ता. तो नाक के पीछे जो रास्ता है जो उस हवा को अंदर ले जाने वाला है इज कॉल्ड एज नेजल पैसेज. सो एयर जो एंटर की है नॉस्ट्रल से वो इसके बाद पास होती है इनटू द नेजल पैसेज. कोई मेजर फंक्शन नहीं है, बस हवा को अंदर ले जाना है, तो रास्ता है वो उसके जाने का. तो ये 2 पोर्शंस थे. थर्ड जो इसका पार्ट है आपका, हम इसके नीचे चलेंगे. अब नेजल पैसेज के बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये पोर्शन आता है जिसको हम फेरिंक्स बोलते हैं. फेरिंक्स एक तरीके से चैम्बर ही है जो नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज टू फेरिंक्स में आपकी हवा जाती है और इसका काम होता है कि हवा को आगे नेक्स्ट पोर्शन जो 4th पार्ट है लैरिंक्स, वहां तक भेजना. लैरिंक्स का मेजर फंक्शन होता है, इसे हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स, इस तरीके की 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं और जब हवा जाकर इन वोकल कॉर्ड्स के साथ स्ट्राइक करती है तो ये वाइब्रेट होती हैं. और हम 9th स्टैंडर्ड में साउंड चैप्टर में इस बात को पढ़ के आए हैं कि जब भी वाइब्रेशन अकर होती है उस केस के अंदर साउंड का प्रोडक्शन होता है. तो अगर मैं बोल रही हूं तो जो मैं स्पीक अप कर पा रही हूं या आप जब भी बोलते हैं कुछ भी, तो बेसिकली जब हम सांस ले रहे हैं, सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, तो वो वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे वाइब्रेट करते हैं. सो ड्यू टू दैट वाइब्रेशन वी आर एबल टू स्पीक एंड द अदर वन इज एबल टू हेयर जब उसका ट्रांसमिशन होता है. ठीक है, तो लैरिंग्स यहाँ मेजर पोर्शन है. क्या इसके अंदर याद रखना है? साउंड बॉक्स भी या वॉइस बॉक्स बोलते हैं. इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिसका काम होता है साउंड का प्रोडक्शन करना. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पोर्शन, नोज, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स. लैरिंग्स के बाद ये नीचे यहाँ पे ये जो रिंग लाइक पोर्शन आप देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रैकिया. ट्रैकिया को सिंपल टर्म्स में छोटी क्लास में बच्चों को विंड पाइप के नाम से इसको पढ़ाया जाता है, बट बिकॉज अब आप क्लास 10th में है आप इसको ट्रैकिया के नाम से जानेंगे. ट्रैकिया करती क्या है? तो आपकी जो हवा फेरिंग्स लैरिंग्स से पास हो गई है वो अब ट्रैकिया में पहुंच जाती है. पर आप इसका अगर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करती हूँ ताकि आप इजीली देख पाए. यू कैन सी दैट दिस पोर्शन, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो है बट स्ट्रेट ट्यूब नहीं है. आप इसके अंदर इस तरीके की सिलवटें देख पा रहे हैं. ये प्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे रिंग्स हैं. ये एक ऐसा लॉन्ग स्ट्रेट पाइप ना होके ये इस तरीके से छोटे छोटा रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल वैसा ही सिमिलर जैसे आपके वॉशिंग मशीन का जो पाइप होता है जिससे पानी बाहर निकलता है. इट हैज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर. तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर का रीजन क्या है? ये बात हमने न्यूट्रिशन में स्टमक वाले पोर्शन में भी पढ़ी थी कि वहां भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर थे स्पिंचर मसल्स के.
रीजन यही है कि अगर स्ट्रेट होगा तो हवा भर जाएगी, हवा भरने से ब्लॉकेज, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और ये पिचक जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो आपका जब रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है तो वहां कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन एक तरीके से अकर हो पाती है, जिसकी वजह से ये कोलैप्स नहीं करता, इसके अंदर हवा स्टक होके वैक्यूम नहीं बनाती और ये आपका जो विंड पाइप है उसको कोलैप्स नहीं करता। अब सोचो, आप मान लो स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा जब आप बिल्कुल एंड ऑफ द कोल्ड ड्रिंक में पहुंच जाते हैं, आप बहुत तेज से जोर लगाते हैं तो वो जो स्ट्रॉ है वो कंप्रेस हो जाता है, पिचक जाता है और फर्दर कोल्ड ड्रिंक उसके अंदर से नहीं आ पाती। तो अगर ऐसा ही आपके गले के अंदर, आपके विंड पाइप के अंदर अगर ऐसा हो गया तो आप मर जाएंगे ना, चोक कर जाएंगे। इसीलिए ये स्ट्रेट पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, ये कार्टिलेजियस रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है कि क्यों यहाँ पे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें आप यही लिखेंगे ताकि यहाँ वैक्यूम क्रिएट ना हो और ये कोलैप्स ना कर जाए, हेंस इसी वजह से ये रिंग लाइक कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ट्रैकिया से नीचे चलो, ट्रैकिया के बाद आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो कि ट्रैकिया 2 पार्ट्स में टूट गया है। ये जो 2 पार्ट्स में ट्रैकिया टूटा, इन 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर, अगेन ये भी कार्टेज रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर ही है, इन्हें बोलते हैं ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई इज ट्रैकिया का डिवीजन इनटू 2 स्मॉल ट्यूब्स जो कि फर्दर लंग्स में एंटर हो जाती है, और आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे लंग्स में इसकी एंट्री हो जा रही है। अब नेक्स्ट पोर्शन पे चलेंगे। ब्रोंकियाई के बाद आते हैं ब्रोंकियोल्स। ये जो ब्रोंकिया 2 पार्ट्स में टूटे थे, देखो ब्रोंकिया सिर्फ 2 ट्यूब्स थी, ब्रोंकियोल्स हैं ये इधर, इसके फर्दर इतने सारे डिविजन्स, दीज आर कॉल्ड एज ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियाई से निकलने वाली स्मॉल ट्यूब्स को हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और हर ब्रोंकियोल के एंड में यहाँ पे कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से आप यहाँ पे सर्कल लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे जिनमें बना भी रही हूं, इन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये डायग्राम एल्वियोलाई का मैग्नीफाइड डायग्राम है कि ये दिखता कैसा है। तो ये आया ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल के एंड में इस तरीके से एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो हम जो सांस ले रहे हैं उसका रास्ता याद रखो अभी क्या है। पहले नोज से हमने सांस ली, नॉस्ट्रिल्स में गया, नेजल पैसेज में गया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया में आया, ट्रैकिया में आके 2 पार्ट्स हो गए ब्रोंकियाई के, ब्रोंकियाई से बहुत सारी ब्रांचेस होगी, ब्रोंकियोल्स में चला गया और एंड में जाके ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ये फुलाएगा। ठीक है, एंड में बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ब्रोंकियाई के। अब वाई बलून लाइक स्ट्रक्चर, क्यों ये स्ट्रेट ऐसा स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर नहीं हो सकता? रीजन यही है कि अगर ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा हवा आप इसके अंदर भर पाएंगे, दैट इज व्हाई इट हैज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर। बड़ा सरफेस एरिया होने की वजह से ये ज्यादा गैसेस को एक्सचेंज भी कर पाएगा। अब ये इतना बड़ा हो जाता है फूलने के बाद कि ये लगभग 80 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा बलून बन सकता है, दैट मच इट कैन गेन द साइज। दूसरी बात, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहां हमने बात करी थी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की खासियतें क्या क्या होनी चाहिए। तो वहां हमने बोला था कि बहुत थिन वॉल होनी चाहिए, अगर मोटी वॉल होगी तो एक्सचेंज कैसे होगा O2 CO2 का? थिन वॉल की वजह से एक्सचेंज इजी होता है, लार्ज सरफेस एरिया की वजह से बहुत जल्दी बहुत सारा एक्सचेंज हो जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग, आपकी एल्वियोलाई के अराउंड अब बहुत सारी ब्लड वेसल्स होनी चाहिए जो कि खून से CO2 को ला रही हैं और वहां पे ऑक्सीजन को दे रही हैं। सो इट हैज एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, बिकॉज एल्वियोलाई अब वो रीजन है जहां गैसेस ने एक्सचेंज करना है, O2 ब्लड में जाएगा और ब्लड से CO2 ले ली जाएगी। इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे कि एल्वियोलाई में ये काम कैसे होता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पोर्शन, ये जो सारा ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियाई डिवाइड हो गया था और हमने कहा था कि वो आपकी लंग्स के अंदर एंटर हो गया। सो नाउ व्हाट आर द लंग्स? लंग्स ही वो ऑर्गन है जहां पे ये काम हो रहा है। एल्वियोलाई आपके लंग्स में ही प्रेजेंट है, हेंस हम बोल सकते हैं जो ऑर्गन है जहां ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, हम एक्सचेंज कर रहे हैं गैसेस को, तो ये लंग्स है वो पोर्शन। इसलिए हमने पढ़ा हुआ है कि आपके ह्यूमंस के अंदर कौन से ऑर्गन से हम रेस्पायर करते हैं, तो ऑर्गन का नाम हम लंग्स लेते हैं, वहां एल्वियोलाई नहीं लिखते। एल्वियोलाई तो लंग्स का एक पार्ट है जहां पे ये काम अकर होता है। तो इसका काम है ऑक्सीजन जो आई है उसको लेना, और जो CO2 ब्लड वापस लाया है सेल से उसको वापस रिलीज आउट कर देना।
नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी लंग्स के अराउंड एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। ओके एक और पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन जो हमें पता होना चाहिए, आपकी लंग्स के नीचे यहाँ पे, जब रिब केज से नीचे लंग्स के नीचे एक स्पेस आती है, इस खाली जगह की, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, दिस इज एम्प्टी स्पेस, और यहाँ पे एक मस्कुलर पोर्शन आता है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। अब डायफ्राम जो है ये मूव कर सकता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो जब ये मूव करता है ऊपर या नीचे की तरफ, यही हमें हेल्प करता है सांस को अंदर लेने में या सांस को बाहर छोड़ने के लिए। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये आपकी चेस्ट कैविटी जो है उसके बेस पे होता है। चेस्ट कैविटी मतलब यहाँ शोल्डर से लेकर आपके चेस्ट रीजन तक का जो रीजन होता है, इसे चेस्ट कैविटी बोलते हैं। ये उसके लोअर पोर्शन बेस पे होता है। और एल्स आप ये भी बोल सकते हो एब्डोमेन, मतलब आपका जो स्टमक रीजन है उससे ऊपर ये होता है थोरैक्स। ये ऊपर से लेकर ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको थोरैक्स बोलते हैं। तो थोरैक्स और एब्डोमेन के रीजन के बीच में लाई करता है। गले तक हुआ थोरैक्स, एब्डोमेन हुआ स्टमक, तो उसके बीच का जो रीजन हुआ, यहां पर एक मस्कुलर पोर्शन है, इसका डिवीजन कर रहा है ये, हेंस एक तरीके से, हेंस इट इज कॉल्ड एज द डायफ्राम। मस्कुलर लेयर है एक तरीके से ये। अब बात करेंगे क्या मैकेनिज्म है। जो अभी तक हमने पढ़ा उसको बस एक सीक्वेंस में पढ़ना है। ये आपका एक 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो ये पूछता है कि अब मैकेनिज्म समझा दो। देखो मैकेनिज्म में 3 चीजें हैं। सबसे पहले 3 मेजर प्रोसेस हैं। प्रोसेस नंबर 1 इज इनहेलेशन, सांस ली। प्रोसेस नंबर 2 होगी जब हम एक्सचेंज करेंगे O2 और CO2 का एल्वेलाई में जाके। और प्रोसेस नंबर 3 होगी जब हम CO2 को बाहर निकाल देंगे, दैट इज एक्सहेलेशन। तो 3 प्रोसेसेस को ब्रेक करना है। पहला इनहेलेशन, पहले सांस लोगे, सो वी इनहेल द एयर। एयर को इनहेल करोगे नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल में प्रेजेंट है हेयर और म्यूकस जो उसको फिल्टर करेगा। नेक्स्ट इज वो नीचे जाएगा, फेरेंक्स लैरिंक्स से होता हुआ ट्रैकिया पे पहुंचेगा। अब ट्रैकिया में जाने के बाद ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई में पहुंच गया। तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें सांस भर रही है ना। तो आप इस डायग्राम को भी रेफर करिए, आपकी जो चेस्ट कैविटी है ये इन्फ्लेट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ओके और जो डायफ्राम है ना वो फ्लैटन हो जाएगा, मतलब वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। और आपकी जो रिब्स है, अब बिकॉज सांस भर रही है तो रिब्स बड़ी हो जाएंगी, लिफ्टेड अप हो जाएंगी। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द इनहेलेशन। इनहेलेशन में चेस्ट कैविटी बड़ी होती है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और रिब्स जो है वो लिफ्ट हो जाती है। सांस लेके देखो जरा साथ में मेरे, सांस लेते हैं तो क्या हो रहा है, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड कर रही है, बड़ी हो रही है, आपके रिब्स जो है वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और डायफ्राम फ्लैट हो जा रहा है। सो इसे एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी बोलते हैं, क्योंकि जब एक्सपैंड होगा तभी तो हवा भरेगी उसके अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन के अंदर आते हैं जब आपकी एक्सचेंज होंगी गैसेस। अब ये हवा जो आपने अंदर ली है फिल हो गई, एल्वेलाई में पहुंच गई। एल्वेलाई मैंने आपको बोला छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हवा के भरने पे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर तक एक्सपैंड कर पाते हैं। तो ये एक्सपैंड हो गया आपका एल्वेलाई। अब एल्वेलाई के सराउंडिंग में कौन प्रेजेंट थी, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट थी, मतलब वेन्स और आर्टरीज। वेन्स का काम होता है CO2 को लेकर आना और आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजन को लेके जाना। तो यहाँ जो आप ब्लू पोर्शन देख पा रहे हो दिस रिप्रेजेंट CO2 गैस, और जो रेड पोर्शन देख पा रहे हो ये ऑक्सीजन गैस का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये CO2 गैस को ये एल्वोलाई को देता है और इन एक्सचेंज उससे ऑक्सीजन ले लेता है और वापस ब्लड के अंदर जाके वो घूमने चला जाता है सेल्स के पास जहां पे रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड एंड ब्लड गिव्स व्हाट, ब्लड गिव्स CO2 द एल्वोलाई जो वो बॉडी सेल्स से लेकर आई हुई है। अब यहाँ पे ये जो ब्लड है जो इस ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है, इस ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसे शॉर्टकट में हम HbO2 भी लिखते हैं। Hb रिप्रेजेंट्स हीमोग्लोबिन। तो ब्लड में वो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, हेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज HbO2 ब्लड। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और जहां पे कमी है ऑक्सीजन की तो वहां आपका जो प्रेशर है वो कम है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है तो प्रेशर है ज्यादा। तो मोर प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन जब सब्सटेंसेस मूव करते हैं उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रेशर और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये 2 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है और अपने पर्टिकुलर बॉडी सेल्स जहां कमी है ऑक्सीजन की वहां पे पहुंचता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब अगर इसने ऑक्सीजन दे दी तो
बदले में उससे क्या लिया, बदले में उससे ली CO2 एल्वियोलाई ने। अब CO2 ले ली तो अब CO2 को एक्सहेल आउट करना है, तो हम अपनी थर्ड प्रोसेस में आ गए, दैट इज एक्सहेलेशन। तो चेस्ट कैविटी अब क्या करेगी, जब हम एक्सहेल आउट करेंगे आपकी चेस्ट कैविटी नीचे की तरफ आ जाएगी, आपकी रिब्स रिलैक्स हो जाएंगी, कम्स डाउन, चेस्ट कैविटी पिचक जाएगी, कॉम्प्रेस हो जाएगी, तभी तो हवा बाहर को निकालेंगे, और डायफ्राम भी यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है। तो ये तीन चीजें होती हैं जब आपकी एक्सहेलेशन प्रोसेस हो रही है, और इस प्रोसेस की वजह से जो एयर है वो फोर्सफुली बॉडी से बाहर हम एक्सहेल आउट कर देते हैं। तो और ये इसका डायग्राम है, देखो रिब्स अंदर की तरफ आ गई, सांस ली बाहर की तरफ आई थी, सांस छोड़ते हो तो रिब्स अंदर की तरफ आ जाती है, डायफ्राम नीचे चला जाता है, रिब्स नीचे चली जाती है, ठीक है। तो आप इसको सांस लेके और छोड़ के भी रियलाइज कर सकते हो कि क्या हो रहा है, रटने की जरूरत नहीं है इसको। चलिए अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, जो मैं एक पॉइंट यहाँ पे छेड़ चुकी हूँ ऑलरेडी, कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है और वो किस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है। इसको और अच्छे से हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पार्ट पढ़ेंगे, इसके अगला पार्ट, वहां समझेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन ब्लड का एक तरीके से पोर्शन है, बट बिकॉज यहाँ बात हो गई है तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है, सबसे पहले ये आयरन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, सिर्फ आयरन नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके अंदर आयरन एक मेजर पार्ट होता है, आयरन से बना होता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो है इसकी एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। आपकी बॉडी में देखो दो गैसेस घूम रही हैं, CO2 और O2, बट इसको ज्यादा पसंद कौन है, एफिनिटी का मतलब लविंग, तो इसको ज्यादा लविंग कौन सी गैस है, इसे ऑक्सीजन गैस ज्यादा प्यारी है, तो ये बाइंड कर जाता है, उससे रिश्ता बना लेता है, बाइंड कर जाता है, उसे पकड़ लेता है, व्हाट, ऑक्सीजन गैस। अब जो CO2 गैस है, आपकी बॉडी में पानी भी प्रेजेंट होता है, आपको याद होगा अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस, वहां मैंने बोला था कि ग्लूकोज जो है, जो खाने से पचकर ब्लड में गया, ऑक्सीजन जो तुम इनहेल करके लाए, इन दोनों ने रिएक्ट किया था, बनाया था क्या, CO2 बनाया था, वाटर बनाया था और एनर्जी दी थी। तो आपको याद होगा वाटर रिलीज हुआ था, और मैंने कहा था ये वाटर हमारे लिए वेस्ट है, तो ये वेस्ट वाटर क्या करता है, CO2 को अपने अंदर घोल लेता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो चलो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, बट ये बेचारा CO2 कैसे ट्रांसफर होगा बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक, तो इसीलिए CO2 घुलती है पानी में। और एक बात आप और याद रखिए कि वाटर ज्यादा अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन गई हीमोग्लोबिन में घुलने और CO2 घुलता है पानी में, और ये वाटर जो डिसॉल्व हुआ है ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और पानी में घुलकर ब्लड के थ्रू ये पहुंच जाता है वापस लंग्स और एल्वेलाई के पास कि अब मुझे रिलीज आउट कर दो। तो HbO2 इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से बाइंड किया हुआ है, ये ऑक्सीजन को लंग से लेकर बॉडी में जाता है, बॉडी के उन सेल्स या उन टिश्यूज में जाता है जहां उसकी कमी है, तो जहां उसकी कमी है मतलब कॉन्सेंट्रेशन है लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, हाई, तो मूवमेंट ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये हो पाती है, और उन सेल्स को ऑक्सीजन मिल पाता है जहां पे उसे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, जहां उसकी कमी हो रही है। सो दिस इज हाउ हीमोग्लोबिन टेक्स पार्ट इन योर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। नाउ कमिंग टू वन मोर स्मॉलर पॉइंट, रेजिड्यूअल वॉल्यूम। क्या होता है रेजिड्यूअल वॉल्यूम, देखो मान लो तुमने सांस ली, आपने 100 पार्टिकल्स ऑफ एयर इनहेल करे, अगर एक्सहेल करते हुए तुम 100 के 100 एक्सहेल कर जाओगे ना, तो क्या होगा, आपका ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये कोलैप्स कर जाएगा, पूरी लंग्स कोलैप्स कर जाएंगी। तो इसीलिए आपकी लंग्स क्या करती हैं, ये एक डाटा है कि अगर आपकी लंग एक बार में उसके अंदर मान लो 3 लीटर ऑफ गैस उसने इनहेल करी, बट जब आप उसे एक्सहेल करोगे ना, उसे एक्सहेल करने के बाद अभी भी आपकी लंग्स 1.2 लीटर बचा लेंगी, वो पूरा 3 लीटर अगर लिया है तो 3 लीटर बाहर नहीं छोड़ेंगी, इट विल सेव 1.2 लीटर ताकि कोलैप्सिंग से बच पाओ। एंड हेंस दिस एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो उसने सेव किया है, जब उसने मैक्सिमम एक्सहेलेशन कर दी, उस समय जो वॉल्यूम ऑफ गैस अभी भी लंग्स में प्रेजेंट है इज कॉल्ड एज योर रेजिड्यूअल वॉल्यूम। और इसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना हम चोक कर सकते हैं और हम मर सकते हैं, इसलिए हम पूरी की पूरी हवा बाहर नहीं निकालते, हम कुछ अमाउंट में जो हवा है उसको अंदर रख लेते हैं। देखो पेपर में अब यही 3 लीटर और 1.2 लीटर मत लिखा ना, ये आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल था कि अगर 3 लीटर लिया तो आप पूरा 3 लीटर एक्सहेल नहीं करोगे, 1.2 लीटर बचा लोगे, वो जो बचाया हुआ 1.2 लीटर है आपकी लंग्स का, वो
आपका रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाएगा। मतलब जब तुमने पूरी एक्सलेशन कर दी उसके बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर बच गई इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, तो आपको इसकी एक डेफिनेशन और बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है। अब बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में, दैट इज लंग्स के जो इनर पोर्शन होता है। यहाँ डायग्राम रेफर करेंगे। लंग्स के इनर पोर्शन के अंदर ना सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया हमने पिछले वाले पोर्शन में जब हम विलाय पढ़ रहे थे वैसा ही सीलिया होता है। इट इज हेयर लाइक प्रोजेक्शन, बालों जैसा ऐसा छोटा छोटा सा प्रोजेक्शन होता है लंग्स के अंदर की पोर्शन में। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू रिमूव माइक्रोब्स एंड डेब्रिस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लंग। कोई भी इंफेक्शन, कोई बैक्टीरिया आ गया या कोई भी धूल मिट्टी उस हेयर के बाद भी, नाक के हेयर के बाद भी अंदर अगर पहुंच रही है, इसका काम होता है उसको रिमूव करना, ठीक है, ताकि आपके ब्लड में ना ये जा सके। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये होता है, इसको कहते हैं सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। बट जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हम कहते हैं कि स्मोकिंग करने वालों को लंग कैंसर हो जाता है या उन्हें कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसका रीजन यही है। आप इस डायग्राम में देखिए, ये एक हेल्दी सीलिया है, बट ये सीलिया है ब्लैक कलर का हो गया और ये थोड़ा सा मुरझा सा भी गया है, बिकॉज ये स्मोकिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है। तो जब ये परमानेंटली डैमेज हो जाता है तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है? रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं या फिर एक्सट्रीम केस में लंग कैंसर भी कॉज हो जाता है। तो स्मोकिंग करने वाले लोगों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका सीलिया डैमेज हो जाता है। तो यही था रेस्पिरेशन वाले पोर्शन के अंदर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट सी को मैं लेकर आऊंगी आपके लिए, जिसके अंदर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम प्लांट्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम उसको ह्यूमन बींग्स, जहां पे हम ह्यूमन हार्ट को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। कोई भी डाउट्स हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई विल श्योरली रिप्लाई टू देम। एंड थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।